सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है दुर्गेश गौड़ और मैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून में कला वर्ग स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार रखूंगा वह एक प्रश्नवाचक विषय है जिसका नाम है क्या हम आज़ाद हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की जंजीरों से आज़ाद हुआ था, इसलिए सैद्धांतिक तौर पर इस वर्ष देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। किंतु व्यवहारिक तौर पर हमारे समक्ष प्रश्न यह उठता है कि क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं अथवा नहीं। फिर प्रश्न यह भी उठता है कि देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महापुरुषों का स्वतंत्रता प्राप्ति के पीछे क्या उद्देश्य था। अगर मैं अपने दृष्टिकोण से कहूँ तो उनका उद्देश्य न मात्र किसी व्यक्ति को सिर्फ स्वतंत्रता ही दिलाना था, अपितु यह स्पष्ट कराना भी था कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार क्या होते हैं और एक स्वतंत्र व्यक्ति की जीवन प्रक्रिया कैसे होती है। स्वतंत्रता का सही अर्थ है कि राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया एक ऐसा लोकतांत्रिक तत्व जो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं उनके विकास के पथ पर आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं से उन्हें मुक्त कराता है। सैद्धांतिक दृष्टि से तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 नागरिकों को सभी प्रकार की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का आश्वासन देते हैं, किंतु व्यवहारिक तौर पर इन सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की भारत में क्या स्थिति है, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इसे आपके समक्ष स्पष्ट कराने का प्रयत्न करता हूँ। नंबर 1 है यौन उत्पीड़न। जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत में यौन उत्पीड़न एक सबसे बड़ी चिंताजनक समस्या है। देश में यौन उत्पीड़न के कई मामले प्रतिदिन आते रहते हैं। इन मामलों के चलते महिलाओं के समक्ष सवाल उठता है कि क्या वे वास्तव में आज़ाद हैं अथवा नहीं, और उनकी आत्मा से उन्हें जवाब मिलता है नहीं। इन मामलों के चलते महिलाएं खुद को घरों में बंद कर देती है और अपनी आवाजाही पर नियंत्रण लगा देती है, क्योंकि इन मामलों का खौफ उन्हें बार बार सताता रहता है। इस प्रकार की स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का घ जो कहता है कि नागरिकों को स्वतंत्र आवागमन का अधिकार है, वो महिलाओं के मामले में निरर्थक सिद्ध हो जाता है और वह संविधान के कुछ पन्नों तक ही सीमित रह जाता है। नंबर 2 पर है आपराधिक मामले, जिसमें कि हत्याएं, लूट इत्यादि शामिल है। पिछले बिंदु में मैंने सिर्फ महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न की बात की, किंतु यह एक ऐसा बिंदु है जिसकी चपेट में देश का लगभग हर नागरिक आ जाता है। देश में हर रोज कई आपराधिक मामले विशेषकर शहरी इलाकों में आते रहते हैं, फिर चाहे वो मामला राजधानी दिल्ली का हो या बड़े बड़े शहर मुंबई जैसे नगरों का। इन मामलों के चलते नागरिकों के अंदर हमेशा के लिए एक खौफ उत्पन्न हो जाता है और वो खौफ उनसे बार बार वही सवाल करता है कि क्या वे वास्तव में आज़ाद हैं अथवा नहीं। इस प्रकार की स्थिति में संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सभी प्रकार के अधिकार निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं और जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, वे संविधान के कुछ पन्नों तक ही सीमित रह जाते हैं। नंबर 3 है आर्थिक असमानता। अब मैं एक ऐसे बिंदु पर आता हूं जिस पर संपूर्ण मानव जाति का विकास टिका हुआ है। भारत में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। किसी को तो भरपूर पेट भोजन प्राप्त है, किंतु किसी को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में सभी प्रकार के लोकतांत्रिक अधिकार, जिसमें कि स्वतंत्रता भी शामिल है, वो भूखे व्यक्तियों के लिए निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। इसी स्थिति को व्यक्त करते हुए इंग्लैंड के एक महान अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक जे हॉब्सन ने कहा है कि भूख से मरने वाले व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। वह स्वतंत्रता को न तो खा सकता है और न ही पी सकता है। आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण बताते हुए सोवियत संघ के एक महान राजनेता और राजनीतिक सिद्धांतकार व्लादिमीर लेनिन ने भी यहाँ तक कहा है कि राजनीतिक अथवा नागरिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में अर्थहीन है। अतः मेरी संपूर्ण बात का सार यह है कि भारत को अगर एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरकर विश्व भर में अपनी पहचान बनानी है तो उसे नागरिकों को वे समस्त प्रकार के लोकतांत्रिक अधिकार व्यवहारिक तौर पर प्रदत्त करने होंगे, जो एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज़ादी का अर्थ सिर्फ कुछ सिद्धांतों को संविधान में गाड़ना नहीं है, उसका वास्तविक अर्थ यह है कि उन सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में उतारा जाए जो कि संविधान में लिखे गए हैं। धन्यवाद।